नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लासेज झुंझुनू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स आनुवंशिकी के बारे में, जिसका एक पार्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके द्वितीय या दूसरा जो भाग है उसके बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर न्यू है, प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, अभी आरबीएसई ने नई गाइडलाइन आई है जिसके अंतर्गत सिलेबस जो है उसको कम किया गया है और अपन ये जो आगे जो भी पढ़ेंगे वो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज अपन बात करेंगे जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक्स से आनुवंशिकी की परिभाषाएं, प्रमुख जो परिभाषाएं उनके बारे में बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट एक शब्द आता है जीन। जीन क्या होता है? किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जो अपने पास एलील या युग्म विकल्पी होते हैं उनको अपन कहते हैं जीन। मेंडल ने इनको नाम दिया था कारक। मेंडल ने इनको नाम दिया था फैक्टर या कारक। लेकिन सबसे पहले जो जीन शब्द जो है इसका प्रयोग किया था जोहानसन ने सर्वप्रथम इस जीन शब्द का प्रयोग किया था। तो किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले युग्म विकल्पियों को कहा जाता है जीन। मेंडल ने इनका नाम दिया था कारक, जबकि जॉनसन ने इसका नाम दिया था जीन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एलील या युग्म विकल्पी क्या होते हैं। तो किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूं लंबा कोई प्लांट है तो इस लंबे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज दूंगा टी, कैपिटल टी। और इसी प्रकार से मान लो किसी एक लक्षण है, एक लक्षण अपने पास बोना, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ले रहा हूं स्मॉल टी। तो ये टी और ये जो टी है ये क्या है? युग्म विकल्पी या एलील, या इसको अपन एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। नेक्स्ट आता है समयुग्मजी या होमोजाइगस। समयुग्मजी या होमोजाइगस क्या होती है? यदि हमारे पास किसी भी एक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों एलील जो है, दोनों युग्म विकल्पी है, यदि समान है तो उनको अपन कहेंगे समयुग्मजी। जैसे ये लंबा प्लांट की है, इसी प्रकार से बोना प्लांट टी। दूसरा नेक्स्ट अपने पास आता है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस या युग्म विषम युग्मजी क्या होता है? तो जब किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों फैक्टर या युग्म विकल्पी है वो यदि अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट प्रकार के हैं, तो उनको अपन कहेंगे हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी। नेक्स्ट अपने पास आता है फिनोटाइप या लक्षण स्वरूप। फिनोटाइप किसी भी जो प्लांट है उसकी बाहरी संरचना के आधार पर उसकी अपन कहेंगे कि जो जीन के अलावा उसकी यदि पहचान करती हैं, किसी भी तरह से अपन पहचान करते हैं, तो वह कहलाता है लक्षण स्वरूप। फिनोटाइप क्या होता है? तो किसी भी जीव की बाहरी जो संरचना होती है उसके आधार पर यदि अपन जीव का पहचान करते हैं तो वो कहलाता है फिनोटाइप। नेक्स्ट आता है जीन स्वरूप, यानी किसी भी जीव की जीनी जो संरचना होती है, जीन्स के आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उसको अपन कहते हैं जीन प्रारूप। नेक्स्ट आता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण या इसको अपन कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण। जब माना हमने दो प्लांट, एक हमारे पास लंबा प्लांट, दूसरा बोना प्लांट, इससे हमारे पास बने टी और इससे बने हमारे पास दोनों जो हैं वह हमारे पास दोनों जो कैरेक्टर है वो बने हमारे पास स्मॉल, यहाँ पर कैपिटल। और इनसे जब हमने दोनों जो ये गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं तो इससे हमारे पास जो F1 जनरेशन प्राप्त होती है वो F1 जनरेशन कहलाती है प्रभावी। या यहाँ पर जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं उन कैरेक्टर को अपन कहेंगे प्रभावी कैरेक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर। तो जो F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी होती है उस प्रथम पीढ़ी में जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको कहेंगे अपन डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे यहाँ लंबा प्लांट है तो ये लंबा प्लांट अपन को दिखाई देगा, तो ये लंबा कैसा है? डोमिनेंट।
नेक्स्ट अपने पास आता है अप्रभावी या रिसेसिव। रिसेसिव वे करेक्टर होते हैं जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें, ये जो प्लांट है ये लंबा है, और ये लंबा जो प्लांट है ये तो हमारे पास हो गया डोमिनेंट। बच गया कौन? बोना। तो जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा अपने पास? रिसेसिव। तो वे लक्षण जो F1 जनरेशन या फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें दिखाई नहीं देते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी। नेक्स्ट अपने शब्द आ रहा है एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। यदि अपन कोई एक लक्षण ले, एक अपन लक्षण ले रहे हैं, जैसे ये है पादप की लंबाई का, यदि अपन पादप की लंबाई का एक लक्षण लेकर और उससे प्राप्त होने वाली अपन कहेंगे संतानी पीढ़ी का अध्ययन करते हैं, या उससे प्राप्त होने वाली F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन का अध्ययन किया जाता है, तो अपन इसको कहेंगे अपन एकल संकर संकरण। जब अपन एक विप्रायशी लक्षण लेंगे, कोई एक विप्रायशी लक्षण लेकर और उससे प्राप्त होने वाली जो संततियां है उनका अध्ययन करना कहलाता है, अपने पास कहलाता है एकल संकर संकरण। नेक्स्ट बात करें अपन द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में क्या करेंगे अपन कि दो करेक्टर लेंगे, जैसे एक तो हमने लिया लंबा प्लांट और एक तो हमने ले लिया पादप की लंबाई का। जैसे पादप की लंबाई जो है उसका करेक्टर ले लिया लंबा और बौना। दूसरा हमने कोई जैसे मटर की फली कैसी है, हरी है, पीली है, तो हमने दो करेक्टर एक साथ ले लिए और करेक्टर लेने के बाद भी उनसे प्राप्त होने वाली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, इनकी यदि आप स्टडी करते हो तो कोई दो विप्रायशी लक्षण लेकर और उनसे प्राप्त होने वाली जो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का अध्ययन करना क्या कहलाता है अपने पास? तो वो कहलाता है द्विसंकर संकरण। यानी दो विप्रायशी लक्षण लेने हैं और दो विप्रायशी लक्षणों से प्राप्त होने वाली जो पीढ़ी है उसका अध्ययन करना कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एक शब्द आता है त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या करना, अपन को तीन विप्रायशी लक्षण ले लिए, कोई भी तीन विप्रायशी लक्षण ले लिए। जैसे एक हमने लंबाई का ले लिया, एक मटर की जो फली है उसका आकार कैसा है, साइज कैसी है, उसके बारे में ले लिया। एक मटर की फली जो है उसका कलर कैसा है। तो कोई भी तीन विप्रायशी लक्षण लेकर और उनसे प्राप्त होने वाली पीढ़ी का यदि आप स्टडी करते हो तो उसको अपन कहते हैं त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट एक आता बहुसंकर संकरण, पॉली हाइब्रिड क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या करना, अपन को चार विप्रायशी लक्षण, चार अपोजिट कैरेक्टर लेने हैं, तो ठीक है, और उनसे प्राप्त होने वाली पीढ़ी का यदि आप स्टडी करते हो तो तीन से ज्यादा, 4, 5, 6 कितने भी आप ले सकते हो, और उनसे प्राप्त होने वाली यदि संतति का स्टडी की जाती है, उनसे डॉटर्स का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाती है अपने पास बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट अपनी एक इंपोर्टेंट शब्द आता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो उससे पहले एक शब्द आ रहा है अपने पास संकर पूर्वज या बेक क्रॉस, या इसको पश्चिम संकरण भी कहा जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे संकर पूर्वज या पश्चिम संकरण। तो इसमें क्या करना अपन को, एक तो F1 जनरेशन जिसमें हमारे पास केसर प्लांट प्राप्त होता है विषम युग्मजी जो प्लांट है उसका क्रॉस, उस अपन कहेंगे कि जनक, या तो जनक कैसा हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। तो किसी भी विषम युग्मजी या F1 जनरेशन का उसके पेरेंट यानी प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ यदि आप क्रॉस करवाते हैं और उनसे जो F1 जनरेशन या F2 जनरेशन उसकी स्टडी की जाती है तो उसको कहा जाता है संकर पूर्वज या पश्चिम क्रॉस या बेक क्रॉस। एक बार पूरा सुनिए, F1 जनरेशन और उसके यदि अपन बात करें कि पेरेंट दोनों किसी के साथ भी अपन करवाएं तो उससे प्राप्त होने वाली जो पीढ़ी का अध्ययन करना कहलाता है अपने पास संकर पूर्वज या पश्चिम क्रॉस। नेक्स्ट एक शब्द आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि उसमें F1 जनरेशन
F1 जनरेशन और अप्रभावी पेरेंट, F1 जनरेशन और उसके अप्रभावी जो जनक है, अप्रभावी जनक के साथ जो क्रॉस करवाया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली पीढ़ी का स्टडी करना वो कहलाता है अपने पास टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। एक बार पुनः सुने, यदि अपन दोनों में से किसी के साथ भी करवाते हैं, F1 जनरेशन का यदि क्रॉस अपन किसी के साथ भी करवाते हैं तो वह तो कहलाएगा बैक क्रॉस, और यदि अप्रभावी के साथ करवाते हैं, रिसेसिव के साथ करवाते हैं F1 जनरेशन का क्रॉस, तो उसको अपन कहते हैं परीक्षण। नेक्स्ट एक शब्द आता है रिसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण। क्या होता है? मान लिया हमने एक जो है नर और दूसरा लिया मादा, नर को यदि अपन में लंबाई का करेक्टर ले रहा हूं और मादा में यदि अपन मैं बात करूं कि बोने जो है उसका करेक्टर ले रहा हूं, नर में मैं कहूं कि जो अपने पास लंबा जो प्लांट है उसको मान रहा हूं, और यहाँ पर मादा जो है वो क्या है अपने पास बोना प्लांट है। जस्ट इसका उल्टा कर दूं नेक्स्ट क्रॉस में कि मादा जो है उसका करेक्टर टीटी द्वारा प्रदर्शित कर दूं और नर जो है उसको मैं इस प्रकार से प्रदर्शित कर दूं, तो इन दोनों में यदि अपन बात करें तो नर और मादा जो है उनके करेक्टर चेंज हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, तो इस प्रकार का क्रॉस कहलाता है व्युत्क्रम संकरण, विपरीत लक्षण आ जाए। नेक्स्ट एक शब्द आता है जनक, पीबी या पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या होता है? तो किसी भी अपने पास जो हम पेरेंट लेते हैं, जैसे मैंने लिया लंबाई में दो पेरेंट है अपने पास, एक लंबा दूसरा बोना, टॉल और ड्राफ्ट जो अपने पास जो प्लांट है, तो इसमें ये क्या है? ये कहलाती है पेरेंट, ठीक है। और इस पेरेंट से सबसे पहले बनते गैमेट्स, इससे गैमेट अपने पास ऐसे होंगे, इससे गैमेट ऐसे होंगे, और इससे जो प्राप्त होते हैं उसको अपन कहते हैं, इससे जो पीढ़ी प्राप्त होती है यानी पेरेंट से जो पीढ़ी बनती है, पेरेंट से जो 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 पीढ़ी अपने पास प्राप्त होती है वो कहलाती है F1 जनरेशन। और उस F1 जनरेशन से पुनः यदि अपन सेकंड पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो उसको कहेंगे अपन F2 जनरेशन, और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन कहलाती है F3 जनरेशन। तो ये थी जो अपने पास जो जेनेटिक्स की प्रमुख जो टर्मिनोलॉजी है उनकी बारे में हमने बात किया है। ये थी जो टर्मिनोलॉजी है आनुवंशिकी प्रमुख जो टर्म संघ के बारे में हमने बात किया है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे मेंडल के प्रमुख नियम। मेंडल के 3 प्रमुख लॉ बनते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला नियम अपन बात करेंगे, मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस की बारे में बात करें तो यह जो नियम होता है वह डिपेंड करता है एकल संकर संकरण पर। एकल संकर संकरण पर क्या है कि यह नियम जो है वह डिपेंड करता है एकल संकर संकरण, उस पर यह जो नियम है प्रभाविता का नियम है वह लागू होता है। सबसे पहले बात करें कि अपन कोई एकल संकर संकरण के बारे में बात करें तो कोई एक अपन विप्रायसी लक्षण लेना है और उससे प्राप्त होने वाली जनरेशन जो है उसका स्टडी करना कहलाता है एकल संकर संकरण। और यहाँ पर जो संतति जो प्राप्त होती है उसको कहते हैं एकल संकर, एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहलाती है। अब यदि अपन बात करें यहाँ पर तो माना हमने एक लक्षण ले रहे हैं पादप की लंबाई का, पादप की लंबाई जो है उसका कोई एक कैरेक्टर ले रहे हैं पादप की लंबाई का, तो इस लंबाई में 2 तरह के प्लांट बनते हैं, एक बनता है लंबा और दूसरा प्लांट बनता है बोना। लंबा और बोना ये क्या है
तो ये पेरेंट्स है अपने पास, पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन जो है लंबा और बोना है। इसको यदि मैं जीन्स के आधार पर लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा कैपिटल टी, दोनों जो टी आएंगे वो कैपिटल आएंगे, और बोने जो प्लांट है उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्मॉल टी के द्वारा। दोनों जो यहाँ पर एलिड आएंगे वो सेम आएंगे और स्मॉल आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो इनके बीच में क्रॉस नहीं होता, सबसे पहले इनमें बनते हैं गैमेट्स। इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो दोनों कैपिटल रहेंगे, और इसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो दोनों रहेंगे स्मॉल। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गैमेट्स या युग्मक, गैमेट्स या युग्मक ये कहलाते हैं। अब जब ये आपस में जुड़ते हैं तो आपको याद रखना है कि कभी भी एक पेरेंट के जो दोनों गैमेट्स आपस में नहीं जुड़ते हैं, कभी भी एक पेरेंट के दोनों गैमेट्स आपस में नहीं जुड़ते हैं, ये आपस में इंटरक्रॉस होते हैं। तो इसका चाहिए टी जुड़े, चाहिए टी जुड़े, इनके साथ जुड़ेगा तो हमारे पास एक ही तरह के कैरेक्टर प्राप्त होंगे। और उसमें यदि अपन बात करें, एक कैपिटल रहेगा, दूसरा स्मॉल रहेगा, तो ये कहलाएगी, ये जो पीढ़ी कहलाएगी उसको अपन कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट संतानी पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। यहां पर ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? तो ये प्लांट होगा हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस होगा ये, क्योंकि इसमें दोनों जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट प्रकार के हैं। दूसरी बात, ये प्लांट कैसा होगा? लंबा होगा कि बोना? तो अपन को ध्यान रखना है ये जो प्लांट होगा वो टॉल होगा, तो ये प्लांट कैसा कहलाएगा? हेटेरोजीनियस टॉल। तो ये टॉल प्लांट है। अब बात करते हैं प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो क्या है कि जो प्लांट या जो लक्षण अपने पास F1 जनरेशन में दिखाई देता है, F1 जनरेशन में जो दिखाई देता है, हमारे पास यहाँ पर टॉल कैरेक्टर है वो दिखाई दे रहा है। तो जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपन को रिप्रेजेंट होता है, दिखाई देता है, वो कहलाता है प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर। और हमारे पास जो कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमारे पास बोना या ड्राफ्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह वह कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देता है वो कहलाता है अपने पास रिसेसिव या अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण कौन होते हैं? जो अपने पास F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे मेंडल के 2 अन्य नियम, द्वितीय और तृतीय नियम के बारे में। धन्यवाद।